अमन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम आपको रिमाइंडर्स थ्योरम के बारे में पढ़ा रहे थे। यह रिमाइंडर्स थ्योरम का आपका तीसरा क्लास होगा। 2 वीडियो आप तक पहुंच चुका है और उम्मीद करते हैं कि वह वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आइए रिमाइंडर्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज जो स्टार्टिंग में जो बात करने वाले हैं उसके तहत क्या होता है कि कोई एक संख्या दे दिया जाता है और कहता है कि इस संख्या से जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो सपोज कीजिए कि रिमाइंडर 5 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के कभी दुगुना कहेगा, कभी 3 गुना कहेगा, कभी वर्ग कहेगा, कभी घन कहेगा, में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ये स्टार्टिंग के 2 मिनट में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिएगा कि कोई संख्या है, जैसे संख्या x है, इसमें हम भागा दिए 7 से भाग दिए तो जो शेषफल जो है उसको आप फिलहाल r मान लीजिए। ठीक है, और जो यहाँ पर जो भागफल जो होगा उसको आप q मान लीजिए। ठीक है, तो बोले संख्या बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। संख्या क्या माने हैं x, तो x बराबर हो जाएगा क्या होगा 7q प्लस का होगा r। क्लियर है। अब यदि कहा जाए कि उस संख्या के दुगुने में 7 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको दुगुना कीजिएगा। इधर जब दुगुना करेंगे तो ये भी क्या होगा दुगुना, तो 2 इंटू गुना है 7q प्लस 2 इंटू r होगा। और आपको पता है कि a प्लस b बटा c का अर्थ होता है a बटा c प्लस b बटा c, आपको मालूम है। तो उस संख्या के दुगुने में जब 7 से भागा दिया जाएगा तो 7 से भागा देने की बात किया तो हम बटा क्या कर लेंगे 7। बात को समझिएगा, बटा कर दिए 7। तो ध्यान दीजिएगा ये 2 इंटू 7q बटा 7 प्लस 2r बटा 7। समझ रहे हैं। यह जो टर्म जो है, यह टर्म ये तो 7 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा। तो 7 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा मतलब यहां पर रिमाइंडर तो 0 होगा और इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो यहां से होगा, यहां से। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा और समझिएगा। यदि हम कहें संख्या तो आपका यहां पर है, यदि हम कहते कि इस संख्या के 5 गुने में तब ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और यहां पर क्या होगा 5 गुना 7q प्लस हो जाएगा 5r बटा होगा 7। यह जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है यह टर्म तो 7 से कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए जो भी इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो यहां से आएगा, यहां से आएगा। समझ रहे हैं। यदि कभी क्वेश्चन में कहे कि संख्या को n गुना कर दिया जाए, संख्या को n गुना कर दिया जाए तो उस स्थिति में n इंटू होगा 7q प्लस हो जाएगा n इंटू r। 7 से भगा देंगे तो बटा 7 होगा। तो यह टर्म तो 7 से कट जाएगा, यह टर्म 7 से क्या होगा कट जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर होगा वो कहां से आएगा, यहां से आएगा। बात समझ रहे हैं। जब संख्या को हम दुगुना किए थे तो रिमाइंडर क्या हुआ दुगुना और शेषफल यहीं से आएगा। जब हम संख्या को 5 गुना किए तो रिमाइंडर क्या हुआ 5 गुना और जो भी शेषफल आएगा यहीं से आएगा। जब संख्या को n गुना किए तो शेषफल क्या हो गया n गुना हो गया और इस क्वेश्चन का जो भी रिमाइंडर होगा यहां से ही आएगा। इसी तरह से यदि हम वर्ग करने की बात करें, यदि हम स्क्वायर की बात करें तो बोलिए इसको स्क्वायर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो a वाला टर्म भी क्या होगा स्क्वायर होगा। लीजिए लिख देते हैं 7q प्लस r का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर 7q का स्क्वायर होगा 2 इंटू 7q इंटू हो जाएगा आपका r और प्लस होगा r स्क्वायर। अब इसमें हम भागा देंगे 7 से, तो ध्यान से समझिएगा a तो 7 से कट जाएगा, यहां भी 7 आया है मल्टीपल के रूप में तो यह भी 7 से कट जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कहां से होगा, वो रिमाइंडर यहां से होगा। समझ रहे हैं। यदि घन की बात हो, समझिएगा, यदि घन की बात हो तब क्या होगा यहां पर पावर 3 हो जाएगा। तो a q मतलब 7q का q होगा प्लस 3
ए स्क्वायर 7q का स्क्वायर इंटू बी, तब बी कहें तो आर होगा, प्लस 3b स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू क्या होगा ए, और यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर क्या होगा आर का क्यू होगा, आर का क्यू बट्टा होगा 7। तो यह टर्म तो 7 से कटेगा, यह भी टर्म 7 से कट जाएगा, यह भी टर्म 7 से कट जाएगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो कहां से आएगा, ये आर क्यू से आएगा। रिमाइंडर कहां से आएगा, आर क्यू से आएगा। तो 2 मिनट में हम आपको बताएं क्या, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यह जो शेषफल जो होता है ना, जो रिमाइंडर जो होता है वह संख्या का एक पार्ट होता है, संख्या का एक हिस्सा होता है। अतः जब कभी भी क्वेश्चन में संख्या को दुगुना करने के लिए कहे, संख्या को 3 गुना करने के लिए कहे, संख्या को n गुना करने के लिए कहे, या वर्ग करने के लिए कहे, घन करने के लिए कहे, कुछ भी करने के लिए कहे, तो वह प्रोसेस हम शेषफल के साथ अपनाएंगे। क्या सुने, संख्या को जो कुछ भी करने के लिए कहे वह काम किसके साथ करेंगे, शेषफल के साथ करेंगे। समझ रहे ना बात को। आइए इस पर क्वेश्चन समझाते हैं, इसको मिटाएं। जैसे यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है 11 से, सुन रहे हैं, जब किसी संख्या में 11 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में 11 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर जो है 5 आता है। होगा कोई संख्या, हमारे नंबर सिस्टम में अनगिनत ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 11 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ रहे हैं। जब किसी संख्या में 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है। जब उस संख्या के 3 गुना में, जब उस संख्या के 3 गुना में 11 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा। तो हम संख्या 3 गुना कहे हैं ना, तो आप संख्या के बारे में मत सोचिए, आप इस रिमाइंडर को पकड़िए और इसी को तिगुना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 15। भागा देंगे 11 से, शेषफल 15 तो नहीं होगा, क्योंकि शेषफल जब भी होता है, शेषफल जब भी होता है तो भाजक से छोटा होता है। भाजक कितना, 11, तो शेषफल 15 नहीं हो सकता है। तो इसे छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा भाग लगा देंगे, तो बोलिए ये रिमाइंडर हो जाएगा आपका 4। समझ रहे हैं। आगे समझिए, जब किसी संख्या में भागा दिया जाता है 13 से, भागा किसे देते हैं, 13 से, तो जो रिमाइंडर जो आता है वह 4 आता है। कितना, 4। यदि उस संख्या के 2 गुने में, उस संख्या के 2 गुने में, तो जैसे हम 2 गुना कहें तो आप 4 दूनी का 8 समझ गए होंगे। इसमें हम भागा देंगे 13 से, ये छोटा ना है जी, तो यही रिमाइंडर रह जाएगा। बड़ा होता है तब ना दोबारा भाग देते हैं। अब समझिए, जब किसी संख्या में हम भागा देते हैं, 6 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर जो है वह 2 आता है। कितना आता है, 2। यदि उस संख्या के 7 गुने में, हम क्या बोले, 7 है ना, 7 टाइम्स, जब उस संख्या के 7 गुने में, तो जैसे 7 गुना बोले तो आप रिमाइंडर को 7 गुना कीजिएगा, तो 2 गुना 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना, 14। 6 से ज्यादा हो गया तो दोबारा भागा लगा देंगे, 6 दूनी का 12, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। बात समझ में आ रहा है। यदि हम इसी तरह से कहें कि जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर जो है वह 3 आता है। सुन रहे हैं मेरी बात को। जब किसी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। जब उसी संख्या के वर्ग में भाग दिया जाएगा, जब उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। तो हम जैसे ही वर्ग कहें तो आप शेषफल को क्या कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होगा, 9। भागा देंगे 5 से तो शेषफल 5 से छोटा होगा ना, और यह 5 से क्या है, बड़का है। तो हम छोटा करने के लिए दोबारा क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो बोलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4। बात को समझ रहे हैं। इसी तरह से कहें कि जब किसी संख्या में हम भागा देते हैं 7 से, तो जो हमारा रिमाइंडर जो है वह 3 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, 3। यदि उस संख्या के घन, उस संख्या के क्यूब में 7 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा। तो जैसे हम बोले कि उस संख्या के घन में, तो आप संख्या के बारे में तो सोचते नहीं हो, आप सीधे किसको पकड़ते हो, रिमाइंडर को। घन कहे हैं तो इस रिमाइंडर को घन कर दीजिए, तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा आपका 27। इस 27 में भागा, इस 27 बड़का ना हो गया 7 से जी, तो इसमें हम भागा दे देंगे। किससे भागा दोगे, 7 से, तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। यदि हम ऐसा कहें, यहां बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा।
जब किसी संख्या में भागा दिया गया, किससे भागा दिया गया? 12 से। वाह, मजे से सो रहे हो, है ना। जब किसी संख्या में 12 से भाग दिया गया तो जो शेषफल जो है वह कितना आया? 7 आया। बात को आप समझ रहे हैं? यदि हम कहें जब किसी संख्या में 12 से भाग दिए तो शेषफल कितना आ गया? 7। यदि इस संख्या के दुगुने में, यदि इस संख्या के दुगुने में, तो हम जैसे ही दुगुना बोलें तो आप इसको क्या कर दिए? 7 दूनी का 14। आगे समझिए क्या बोलने वाले हैं। जब उसी संख्या के दुगुने में 6 से भागा दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए, तब शेषफल क्या होगा? तो दुगुना कहें तो आप इसको दुगुना कर दिए। अब 6 से भागा की बात किए हैं तो 6 से भागा दोगे तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आगे समझिएगा, कोई एक संख्या है, होगा कोई संख्या, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, उसमें जब हम भागा दिए, किसी से भागा दिए? 15 से भाग दिए, तो जो हमारा रिमाइंडर जो था वो सपोज कीजिए कि 9 आया। रिमाइंडर कितना आया? 9 आया। यदि हम कहें कि इस संख्या के 4 गुने में, इस संख्या के 4 गुने में, तो जैसे 4 गुना हम बोले तो आप तो सीधे इसको 4 गुना कर दिए होंगे। 9 चौका 36। इस संख्या के 4 गुने में यदि 7 से भागा दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए, तब रिमाइंडर क्या होगा? अब यदि आप ऐसा करते हैं कि 7 पचे का 35 और रिमाइंडर यदि आप 1 बोलते हैं तो गलत आंसर है आपका। आंसर क्या है? गलत है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे? कि जो प्रथम भाजक जो होता है वो हमेशा दूसरा भाजक से कटना चाहिए। अभी जो कंडीशन हम आपको सिखा रहे हैं, उस कंडीशन में सबसे पहली बात कि भाजक कभी बदलता नहीं है। यदि स्टार्टिंग में 7 से भाग दिया गया है तो उसे दुगुना, तिगुना, वर्ग या घन करने के बाद फिर से 7 से ही भाग दिया जाएगा। यदि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 13 से भाग देने के लिए कहा गया है तो वर्ग, घन या दुगुना, तिगुना करने के बाद फिर से 13 से ही भाग देने के लिए कहा जाता है। जो कंडीशन बता रहे हैं, इस कंडीशन में भाजक बदलता नहीं है। यदि रेयर कंडीशन में भाजक बदलेगा तो जो पीछे से जो भाजक जो आएगा, इस भाजक का क्या होगा? फैक्टर होगा। जैसे यहां पर भाजक हम बदले थे, जो 6 जो था, ये 6 12 का क्या है? गुणनखंड है। लेकिन जब हम यहां पर बदले, यहां भाजक को बदले, तो यहां पर जो 7 जो है 15 का फैक्टर नहीं है। मीन 7 15 को नहीं काट पाएगा, तो यहां पर आंसर होगा CBD, कांट बी डिटरमाइंड, मीन्स तय नहीं कर सकते। बात को समझ रहे हैं? ये हम पिछले वीडियो में बताए थे, है ना। पार्ट 2 जो था उसमें बताए थे। यदि पार्ट 2 को नहीं देखें तो पहले आपको उसको देख लेना चाहिए था। फिलहाल तो चलिए, यहाँ से आपको क्या सीखने के लिए मिला कि यदि कभी भी भाजक को बदला जाए, यदि कभी भाजक को क्या किया जा रहा है? बदला जा रहा है, तो भाजक जो है पहिलका भाजक का फैक्टर होना चाहिए। क्लियर सी बात है। यदि उसका फैक्टर नहीं रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग एग्जैक्ट शेषफल ज्ञात करने में सक्षम नहीं है। समझ रहे हैं? यदि हम कहें, बात को समझिएगा, यदि हम कहें कि जब किसी संख्या में हम भागा दिए 24 से, किसी से भागा दिए 24 से, तो जो शेषफल जो था वह 3 था। शेषफल क्या था? 3। अब इस संख्या को हम कुछ भी करें, जैसे एक पल के लिए मान लीजिए कि हम संख्या को वर्ग कर दिए, संख्या को क्या किए जी? वर्ग कर दिए। इस संख्या के वर्ग में फिर से हमें 24 ही बोलना होगा। यदि हम 24 नहीं बोलेंगे तो इसका फैक्टर जैसे 12 बोलना होगा, 6 बोलना होगा, 8 बोलना होगा, 3 बोलना होगा। यदि हम ये सब बोलेंगे तब तो हम एग्जैक्ट शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पल के लिए कि 8 है ना, इस संख्या के वर्ग में 8 से भाग देना, तो वर्ग जैसे ही बोले तो आप इसको वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा? 9। 8 से तो 8 से भागा दे दिए, शेषफल कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन यदि इन सब संख्या के जगह, इन सब भाजक के जगह यदि हम कहते कि भागा दीजिए 9 से, तो बोले क्या 9 24 का फैक्टर है? नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग कन्फर्म एग्जैक्ट शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। इतना सा बात समझ में आई? आइए एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए, यहां पर कहा गया कि जब किसी निश्चित संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 4 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के घन में 6 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? देख रहे हैं ना, 6 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है यदि उस संख्या के घन में 6 से भाग दिया जाए। स्टार्टिंग में 6 से भाग दिया गया, बाद में भी किससे भाग दिया गया? 6 से ही भाग दिया गया। ये भाजक को नहीं बदला जाता है। यदि कहीं भाजक बदलेगा तो जो पहले का जो भाजक जो होता है उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर उस स्थिति में हम लोग एग्जैक्ट शेषफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर?
फिलहाल घन में कहा है, घन में कहा है ना, तो हम क्या करेंगे, शेषफल को पकड़ेंगे। शेषफल कितना है 4, और घन कहा है तो 4 को क्या कर दिए घन, तो ये हो गया 64। यही हमारा उत्तर हो जाता, लेकिन भाग किसे दिए 6 से, तो शेषफल बड़का नहीं ना हो सकता है, तो इसको छोटा करने के लिए दोबारा क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो बोलिए जब ये 64 में भाग लगाइएगा, किससे भाग लगाइएगा 6 से, तो यहाँ 7 होगा और रिमाइंडर आपका कितना होगा 4 होगा। क्लियर है, शेषफल कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है इधर, यहां पर कहा गया कि जब n को, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, मीन्स भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना आता है 4, शेषफल 4। तदनुसार जब 2n को 6 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट रूप से ऐसा नहीं कहा है कि यहाँ पर दुगुना करना है कि वर्ग करना है कि घन करना है, डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कहा है। यहाँ पर क्या है n, और यहाँ क्या हो गया 2n, तो n से हो गया 2n हो गया, तो n से 2n मतलब दुगुना हो गया, संख्या क्या हो गया दुगुना। तो जब संख्या दुगुना होगा तो शेषफल भी हमारा क्या होगा दुगुना। तो शेषफल है कहाँ पर, शेषफल है आपका 4। तो जब ये n से 2n दुगुना हुआ तो शेष क्या होगा दुगुना, तो दुगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो 8 भागा किसे दिए 6 से, तो 6 से छोटा ना होना चाहिए, ये है बड़ा संख्या है तो भागा लगाइए, अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। आइए एक आधो क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, कि जब निश्चित संख्या में 15 से भाग देने पर, भाग किसे दिया जा रहा है 15 से भाग दिया जा रहा है, शेषफल कितना आता है 6 आता है। यदि उस संख्या के 4 गुने में, तो जैसे ही 4 गुना कहा गया तो आप किसको पकड़े 6 को, मतलब शेषफल को, और शेषफल को पकड़ के हम लोग 4 गुना कर दिए, तो ये 6 चौका कितना हो गया 24। अब कहता है कि उस संख्या के 4 गुने में 5 से भाग दिया जाए। शुरू में किसे भाग देने के लिए कहा था 15 से, अब 15 को हटा के किससे भाग देने के लिए कह दिया 5 से। तो यह 5 जो है 15 का क्या है फैक्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यह 24 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए छोटा करने के लिए हम दोबारा भाग देंगे, तो 5 चौका 20, और आपका शेषफल जो है रिमाइंडर जो है कितना होगा 4, आंसर हो जाएगा आपका 4। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है इधर, ध्यान दीजिएगा, कि जब किसी संख्या में 17 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 7। भाग किसे किया जा रहा है 17 से, शेष कितना रहा है 7। उस संख्या के वर्ग में, जैसे ही कहा कि उस संख्या के वर्ग में, तो आप रिमाइंडर को पकड़िएगा, रिमाइंडर को पकड़ने के बाद क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा, तो रिमाइंडर है कहां पर 7 है। उस संख्या का वर्ग कहा है ना, तो 7 को वर्ग करेंगे तो यह कितना हो गया 49। भागा किससे देना है 24 से भाग देने के लिए कहा है। यदि आप इसमें 24 से भाग देते हैं और 24 दूनी का 48 और रिमाइंडर यदि आप 1 लेके आते हैं तो गलत है। कारण क्या है, स्टार्टिंग में किससे भागा दिया 17 से, अब 17 को हटा के किससे भागा दिला रहा है 24 से। तो यह 24 जो है 17 का फैक्टर नहीं है, 17 का फैक्टर मतलब गुणनखंड नहीं है, इसलिए इस स्थिति में एग्जैक्ट शेषफल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझे होंगे, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे तो इसमें किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको मिटाया जाए, आगे समझिएगा, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 आता है। जैसे अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं प्राइम नंबर, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर खुद संख्या होता है। तो देखिए अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है आपका 2 है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 रहने दीजिए। हम क्या बोले कि अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 आता है। जैसे देखिए 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 49, इसमें आप 24 से भाग दोगे तो 24 दूनी 48, रिमाइंडर कितना हो गया 1। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, इसमें 24 से भाग दोगे तो 24 पचे 20 से 120, रिमाइंडर कितना होगा 1। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 24 से भागा दोगे तो 24 सत्ते 68 से 168 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। 17 का स्क्वायर 289, इसमें भागा दोगे 24 से तो 24 हो गया 4 और ऊपर से 9, 24 दूनी 48,
रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें भागा दोगे 24 से तो रिमाइंडर कितना होगा 1। एक्सेप्शन के तौर पर अपवाद के रूप में दो गो ऐसा संख्या है, एक 3 है और एक 2 है। 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। यदि इन दो संख्याओं में 24 से भाग दोगे तब शेषफल 4 रहेगा और शेषफल कितना रहेगा 9 रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। इन दोनों संख्या को जब हम वर्ग किए तो 24 से छोटा रह गया, जिसके कारण रिमाइंडर 1 नहीं आ पाया। तो ये दोनों अपवाद के रूप में है। यदि इन दोनों संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो A to Z नंबर जो है, किस तरह का नंबर, प्राइम नंबर जो है, उसके वर्ग में भागा देंगे किससे, 24 से, तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। क्लियर है। इस पर क्वेश्चन कैसा होगा उसको देखिए। जिसे इसको मिटाते हैं, यदि हम कहें कि 37 का स्क्वायर प्लस 101 का स्क्वायर प्लस और कोई अभाज्य संख्या बोलिए 89 का स्क्वायर है ना, में भाग दिया जाए भागा 24 तो शेषफल होगा, बात को समझिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भागा किससे देना है, 24 से। जैसे ही 1 2 3 4 संख्या दिए स्क्वायर के रूप में लिख दिया जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जल्दी से आ जाएंगे कि कहीं यह दिया गया संख्या अभाज्य तो नहीं ना है। तो ये तीनों के तीनों संख्या जो है क्या है, अभाज्य है। और आपको पता है कि अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 होता है। तो बोलिए यहाँ पर शेष 1, यहाँ पर शेष 1, यहाँ पर शेष 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 और शेषफल हो जाएगा आपका 3। क्लियर है। यदि हम कहें, यदि क्वेश्चन इस तरह से रहे कि 101 का स्क्वायर प्लस है 79 का स्क्वायर प्लस 13 में 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यह जो है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को वर्ग में 24 से भागा देंगे, शेष 1 होगा। ए आपका अभाज्य संख्या है, इसमें 24 से भाग देंगे 1 होगा और ये आपका 13, तो 13 और 1 14 और 1 15, शेषफल जो है कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यदि इसको याद नहीं रखिएगा और कभी इस तरह का क्वेश्चन मिल गया तो 37 का स्क्वायर कीजिएगा, 101 का स्क्वायर कीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 होता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा कि 4 लगातार प्राकृत संख्या का जो गुणनफल जो होता है वो हमेशा 24 से विभाजित होता है। सुने, 4 लगातार प्राकृत संख्या का जो गुणनफल होता है, नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट जो होता है, वो ऑलवेज 24 से क्या होता है, विभाजित होता है। यह क्वेश्चन जो है कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछ चुका है। लैंग्वेज के रूप में लिख देगा कि 4 लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल किस बृहत्तम संख्या से, किस महत्तम संख्या से, किस मैक्सिमम नंबर से विभाजित होगा। आइए समझिएगा, 4 संख्याएं कहीं से लगातार उठाइए, जैसे 1 2 3 4। यदि हम स्टार्टिंग से ही 4 को ले लें तो चरती 12 दूनी 24 से कम का 24। समझ रहे हैं। यदि आप लिखते 6 से 6 7 8 9, ध्यान से समझिएगा, ये तो 8 हो गया और इसमें 3 है और क्या है, 2 है। तो देखिए 8 गुना 3, यह भी 24 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यदि हम 31 32 33 34 इस तरह से 4 संख्या लिख ले, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका 32 है तो ये 8 गुना 4 हो गया, 8 गुना 4। यहां पर 11 गुना 3, तो इसमें के 8 और इसमें के 3, मतलब जो गुणनफल जो होगा, ये जो गुणनफल जो आएगा 24 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको आप हमेशा के लिए याद रखिए कि 4 लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल जो है वो हमेशा विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, 24 से विभाजित होता है। यदि कभी क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, ध्यान दीजिएगा कि 31 गुना 32 गुना 33 गुना 34 में 24 से भाग दिया जाए, 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा।
तो ध्यान से देखिए, ये चारों के चारों संख्या क्या है, लगातार है। तो चार लगातार संख्या का जो गुणनफल जो होता है 24 से विभाजित हो जाता है। तो जब विभाजित हो ही जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, आपका 0 होगा। यदि कभी इस तरह से लिख दिया जाए, जैसे एक संख्या n लिख दिए, दूसरी संख्या n+1 है, तीसरी संख्या n+2 है और चौथी संख्या n+3 है, को भाग दिया जाए 24 से, तो शेषफल क्या होगा यदि n जो है से एक प्राकृत संख्या है। बात समझ में आया? तो यदि n प्राकृत संख्या होगा तो चारों के चारों लगातार है, और जो चारों के चारों लगातार है तो उस स्थिति में 24 से विभाजित हो जाएगा, और 24 से विभाजित हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और चार लगातार प्राकृत संख्या का जो गुणनफल जो होता है वो हमेशा 24 से क्या होता है, विभाजित होता है। इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि जो शेषफल जो होता है वह संख्या का एक हिस्सा होता है, संख्या का ही एक भाग होता है। अतः जब कभी भी संख्या को दुगुना करने के लिए कहे, तिगुना करने के लिए कहे, वर्ग करने के लिए कहे, घन करने के लिए कहे, तो वह प्रोसेस जो है आप शेषफल के साथ करें। किसके साथ करें, शेषफल के साथ करें। और ऐसा करने से, मतलब दुगुना करने से या चार गुना करने से, वर्ग करने से या घन करने से, यदि वह भाजक से बड़का हो जाए तो उस स्थिति में भाजक से भाग देकर के उसे छोटा कर दीजिएगा, क्योंकि शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। एक और आपको बताएं, आज का जो क्वेश्चन जो था उसमें कभी भी भाजक बदलता नहीं है। यदि कभी भाजक बदल रहा है तो जो दूसरा भाजक जो होगा पहला भाजक का फैक्टर होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस स्थिति में हम लोग एग्जैक्ट शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके एग्जाम के उद्देश्य से ये रिमाइंडर्स थ्योरम्स का जो टॉपिक्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः पूरे ईमानदारी के साथ आप पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। और जो भी मित्र इस चैनल पे अभी नए हैं, यदि आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।